हेलो गाइस। मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। कल जहां तक हमने टॉपिक कवर किए थे उसके आगे आज हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग या कृषि में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कैसे इसका एक दूसरे से इंटरलिंक करके इसका उपयोग किया जा सकता है। आज हमारी चर्चा का विषय ये रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आगे हमारी चर्चा का विषय जो रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आज हम करेंगे बायोटेक किसान कार्यक्रम क्या है, इससे संबंधित पूरी जानकारी। फिर खरीफ फसल नीति 2021 के बारे में आज जानेंगे। पीडीएस सिस्टम के बारे में समझेंगे। इसके अलावा डीबीटी को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक है हमारा सब्सिडी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और वही रोज की तरीके स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न का आंसर आप सभी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आप जुड़ जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी एंट्री करते जाइए। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं होते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रश्न है और कल इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा की थी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप सभी के पास हर बार की तरह 1 मिनट का टाइम है, ओके। तो आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब जुड़ जाएं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस पर हम लोगों ने कल डिटेल चर्चा की थी। देखिए, जितने भी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं या आप कवर कर रहे हैं उनको आप बार बार रिपीट करिए और उनके अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बना के रखिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। और एटलीस्ट 24 आवर में कोई भी किसी भी टॉपिक को जो पढ़ाया जाता है आपको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करिए ताकि वो चीज़ें आपको रिटेन रह जाएं, बहुत सोचना ना पड़े। जल्दी बताइए, समय कम है आपके पास। इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जिनका भी प्रीवियस टॉपिक छूट गया है वो अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर के जो यूट्यूब पोर्टल है उस पर जाकर उसकी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, ओके। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत टफ नहीं था ये आंकड़ा, कल मैंने बताया था आपको, ये आपको याद होना चाहिए था। जिन लोगों ने आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हैं। और जो बच्चों ने आंसर नहीं दिया इसका मतलब वो नहीं कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। और कम से कम एटलीस्ट आप 24 आवर में किसी भी टॉपिक को 2 टाइम्स रिवीजन जरूर करिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि, एआई एंड एग्रीकल्चर। सबसे पहले देखिए मोदी जी का ये फोटो देखिए और ये जो पूरी चर्चा का बहस है कि कृषि में जो एआई है इसको कैसे, इसकी भूमिका को बढ़ाना है या कृषि में एआई की क्या भूमिका है, इस पर पूरी चर्चा तब शुरू हुई जब रेस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने इस चर्चा को उठाया। रेस क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020, ओके। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सिक्योर एनवायरनमेंट, ओके, एम्पावरमेंट आप कह सकते हो, सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल
Empowerment 2020. We need to make artificial intelligence in India and make artificial intelligence work for India. ये इसका पूरा थीम रहा और इसकी चर्चा शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या था इसका जब उद्घाटन किया रेस कार्यक्रम का, सम्मेलन का, उसमें उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अगली पीढ़ी के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये बात उन्होंने उद्घाटन समारोह में कही और यहीं से चर्चा शुरू हो गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि के संबंध को लेकर। तो सबसे पहले कि आप कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ें तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई क्या होती है, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं। देखिए, ये बेसिक जो टॉपिक है वो आपकी साइंस एंड टेक का है। तो यहाँ हम लोग एक ब्रीफ चर्चा करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, लेकिन जब आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपके सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके लाभ, इसकी हानि, इसका क्या उपयोग है और इसका क्या आयाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 21st ऑफ सेंचुरी आप सभी जानते हैं ये डिजिटल जो दुनिया है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है और उसी में एआई, मशीन लर्निंग, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं। चलिए देखिए, एआई का एक शुरू करने से पहले एक सबसे अच्छा एग्जांपल समझते हैं। आप सभी आजकल एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस के फ़ोन यूज़ करते हैं जिनको आप स्मार्टफोन कहते हैं। तो स्मार्टफोन में आप देखते हैं यूट्यूब यूज़ करते हैं। यूट्यूब में जिस प्रकार की वीडियो आप देखते हैं, इसके बाद जब आप उसको बंद करके दोबारा खोलते हैं तो आप देखते हैं उसी से रिलेटेड आपको अन्य वीडियो भी वो दिखाने लगता है। ओके, यही उसकी एआई है। इसका मतलब क्या है? यही उसकी होशियारी है, यही उसका कृत्रिम दिमाग है। किसका? जो आपका स्मार्टफोन है या आपका जो कंप्यूटर है, वो क्यों वैसी चीज़ें दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट को पकड़ रहा है। ओके, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आप थोड़ा सा रिलेट करिए कि जैसे आप गूगल पे कोई न्यूज़ सर्च करते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ सर्च करते हैं या यूपीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ को अपने गूगल पर सर्च करते हैं। तो आप देखिए, जब आप गूगल को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कोई अपडेट होगा इन परीक्षाओं से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड या किसी और परीक्षा से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले दिखाएगा वो। ओके, क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो समझा है, वो जानता है कि आप इस तरीके की न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं या इन्हें सर्च करते हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले आपको वो दिखाता है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में इसका अर्थ होता है कृत्रिम होशियारी, यानी कृत्रिम दिमाग। आप इसको याद रखिएगा, क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? कृत्रिम दिमाग, एक ऐसा सिमुलेशन जिसमें कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, यानी मशीनों को इंसान की तरह दिमाग दिया जाता है, ताकि तो उनके दिमाग को मतलब मशीनों की दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें या काम कर सकें। समझ गए बात को? मशीनों को किस प्रकार का दिमाग दिया जाता है? ताकि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सकें। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसको और सरल शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो समझते हैं कि सरलतम शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कोई मशीन है, उसको सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। ओके, जैसे आप बहुत सारे आजकल जैसे ओके गूगल करके उसका गूगल का एक एआई है जिससे आप बात करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मशीन है वो उससे जो आप बात करते हैं तो वो अपनी चीज़ों को एनालिसिस करके आपको उसका तुरंत रिप्लाई करती है। ओके, तो क्या है कि मशीन को सोचने समझने की क्षमता देना और निर्णय लेने की क्षमता देना। इससे क्या होता है, जो आजकल रोबोटिक्स का विकास हो रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में एआई का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, परिवहन, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अब कृषि के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना है कृषि और इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले तो समझते हैं, देखिए प्रौद्योगिकी कोई भी होगी या तकनीकी कोई भी होगी, वो कुछ चुनौतियों का समाधान करती है। वो चुनौतियों का
समाधान पेश करती है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी पेश करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ चुनौतियों का समाधान पेश करती है। तो सबसे पहले तो जो आप जानते हैं कि कृषि जो क्षेत्र है उसकी क्या चुनौतियां हैं, एक नज़र में इसको देख लेते हैं कि कृषि की चुनौतियां क्या हैं, तभी तो उसका समाधान आएगा। पिछले दशकों में उत्पादकता तो बढ़ी है, किंतु फसल विविधता नहीं बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि हम उत्पादकता तो हर वर्ष बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फसल विविधता में बढ़ोतरी नहीं हो रही, यानी कि फसल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि किसानों को कौन सी फसल किस मिट्टी में उपजाऊ है इसका साइंटिफिक आकलन नहीं लग पाता है। फिर जनता में व्यापक वृद्धि के कारण देश में अधिकांश हिस्सों में कृषि जोत का आकार छोटा हुआ। आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या के विस्फोट के कारण जो कृषि जोतों का आकार है वो बहुत छोटा होता चला जा रहा है। सबसे पहले तो अब यहीं पर कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एवरेज आज वर्तमान समय में कृषि जोत का जो आकार है वो कितना है। एवरेज सबसे छोटा जो सीमांत जोत कृषि आकार है वो कितना है, जिससे कृषि में किसी बड़े निवेश की संभावनाएं भी कमी। जब जोत के आकार छोटे हैं तो उसमें तो मशीनीकरण भी बड़ी समस्या से होता है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, तो बड़े निवेश की संभावनाएं घटती चली जाती हैं। ओके, फिर क्या चुनौती है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब इनके ज़्यादा प्रयोग से क्या हो रहा है कि मृदा की उर्वरता घट रही है, ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। मतलब फसल विविधता नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जोतों का आकार छोटा है हमारे पास, इसलिए हम उसमें बहुत निवेश नहीं कर पा रहे हैं कृषि में, और उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता घटती चली जा रही है। ये बेसिक हमारे पास समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम कृषि क्षेत्र में AI को जोड़ देते हैं, कृषि क्षेत्र में हम AI को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो संभावना बनती है कि आपूर्ति श्रृंखला का संवर्धन हो जाएगा, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला अच्छी हो जाएगी। वर्ल्ड लेवल पर वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें बढ़ोतरी होगी। कैसे होगी कि वर्तमान में वैश्विक कृषि उद्योग लगभग $5 ट्रिलियन का है। कितना है? $5 ट्रिलियन का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से फसलों के उत्पादन के साथ, एक तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा, इसके साथ कीटों पर नियंत्रण हम सही तरीके से कर पाएंगे, मृदा की जो वृद्धि है या मृदा की जो उत्पादकता है या उपजाऊपन है उसको बढ़ा पाएंगे, फसल की वृद्धि को बढ़ा पाएंगे, इनकी निगरानी कर पाएंगे। फिर कृषि से जुड़े डाटा को प्रबंधन कर पाएंगे, उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को भी आसानी से हम करने में सक्षम हो जाएंगे। जब इतनी सारी चीज़ों को करने में हम सक्षम हो जाएंगे, यानी कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने में, कीटों पर नियंत्रण करने में, मृदा और फसल की जो वृद्धि होगी उसकी निगरानी करने में, कृषि से संबंधित डाटा का मैनेजमेंट करने में, तो उससे क्या होगा कि संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक व्यापक सुधार किया जा सकता है। हमारी जो खाद्य श्रृंखला जो चेन है, जो खाद्य चेन है, वो जो टूटती है आपूर्ति श्रृंखला, तो उसका कारण क्या होता है? फसल का नुकसान हो जाता है, या फिर जो उत्पाद है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाता है। उत्पाद मार्केट तक ना पहुंच पाने के कारण जो उपभोक्ता है उसको उसका दाम ज़्यादा देना पड़ता है। फिर मृदा की जो उर्वरता है उसका सही से आकलन नहीं होने के कारण जो फसल की वृद्धि है वो प्रभावित हो जाती है। कीटों पर नियंत्रण ना कर पाने के कारण फसल की जो उत्पादकता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब को अगर हम सिमुलेट कर लेंगे तो हमारी जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है उसमें व्यापक सुधार करने के गुंजाइश है। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे अवसर हैं। कैसे हैं कि 2019 में वैश्विक स्तर पर कृषि में AI के प्रयोग में लगभग $1 बिलियन का निवेश हो गया था। $1 बिलियन का निवेश पहुंच गया था। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक इसमें 30% की वृद्धि होगी और ये $1 बिलियन का निवेश लगभग $8 बिलियन का निवेश पहुंचने की संभावना है। हालांकि अब अगर भारतीय परिदृश्य को देखें तो भारतीय कृषि तकनीक बाजार, जिसका वर्तमान में मूल्य मात्र $204 मिलियन है, अपनी कुल अनुमानित क्षमता का, जो हमारी क्षमता है उसका ये कितना है? सिर्फ 24% है। कितना है? 24% है। और अमेरिकी डॉलर का जो अभी हमने पूरा बाजार पढ़ा है उसका मात्र 1% ही पहुंच पाता है। इसका मतलब है कि विश्व बाजार में हमारी जो भूमिका है AI में कृषि की वो बहुत सीमित है। तो इसको बढ़ाने का अवसर हमें मिलेगा अगर हम एग्रीकल्चर में AI को इन्वॉल्व करते हैं।
इसके बाद और क्या उपयोग किया जा सकता है कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का? सबसे पहले तो उपयोग किया जा सकता है कि हम डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जब हमारे पास एआई होगा तो एआई क्या करता है, जैसे मोबाइल में हमने बताया, क्या करता है, आपके डाटा का विश्लेषण कर लेता है बहुत आसानी से कि आप किन चीज़ों को बार बार देखना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको पहले से ही दिखाना वो शुरू कर देता है। तो कृषि डाटा का विश्लेषण करने में आसानी होगी। कृषि के विभिन्न घटकों में प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों प्रकार के डाटा होते हैं, जैसे मृदा से संबंधित डाटा, उर्वरकों की प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे संबंधित डाटा, मौसम से संबंधित डाटा, कीट या रोगों से संबंधित डाटा। तो ये सारे डाटाओं का प्रतिदिन हजारों डाटा ऐसे इकट्ठे होते हैं। एआई की सहायता से किसान प्रतिदिन वास्तविक समय में कई तरह के डाटा का विश्लेषण और समस्याओं की पहचान कर अपने निर्णय को बेहतर कर सकता है। जैसे एआई के माध्यम से क्या होगा कि किसान डे टू डे रियल टाइम में डाटा को समझ सकता है और अपनी समस्याओं को पहचान करके अपने निर्णय को बेहतर बना सकता है। कैसे कि मौसम की स्थिति क्या है, एआई के माध्यम से वो जान सकता है कि आज मौसम की स्थिति क्या है, वर्तमान में मौसम की स्थिति क्या है, या आगे कुछ आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, तापमान कैसा है, तापमान शाम तक कैसा होगा, कल कैसा होगा, या आगे आने वाले समय में कैसा होगा। उस प्रकार से अपनी रणनीति में वो परिवर्तन ला सकता है। पानी का उपयोग, कितने पानी का उपयोग करना चाहिए, या फसल को कितना पानी दिया जा चुका है, कितना पानी उसके लिए नुकसानदायक होगा। फिर जो खेत में उसकी मिट्टी है उसकी विश्लेषण करने की क्षमता भी एआई के माध्यम से उसको आ जाएगी। तो क्या होगा, कृषि डाटा का विश्लेषण एआई के माध्यम से आसानी से हो पाएगा। फिर इस कृषि क्षेत्र में सटीकता बढ़ जाएगी एआई के आने से। कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता लाने हेतु पौधों में बीमारियों को क्या क्या पता लगाने में, कि पौधे में बीमारियों को पता लगाने में, कीटों और पोषण की कमी आदि का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग किया जाता है कि पौधे में कौन कौन सी बीमारी है या कौन सा खरपतवार है, कीटों और पोषण की क्या समस्या है, इसका पता लगाने के लिए भी एआई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एआई सेंसर खरपतवार की पहचान कर सकते हैं। अगर एआई एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई सेंसर है, आप उसको खेत में ले जाते हैं तो वो खरपतवार की पहचान कर सकते हैं, और फिर वो ये जान सकते हैं कि उनकी पहचान बिल्कुल कि कौन सा खरपतवार है, और उसके लिए सबसे उपयुक्त जो खरपतवार नाशक है उसका चुनाव वो करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसकी फिर उसकी मात्रा कि उस खरपतवार को जो है उसको नष्ट करने के लिए कितना खरपतवार नाशक का छिड़काव करना चाहिए। जब इस प्रकार का डाटा आपके पास होगा तो आप समझिए आप सही प्रकार के खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे और सही मात्रा में उसका छिड़काव करेंगे। इससे आपके फसल में जो पेस्टिसाइड्स की समस्या है वो कम होगी, और आपका जो फसल है वो हाइजीनिक होगा, और आपके जो आय है वो भी प्रभावित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप एक निश्चित मात्रा में ही खरपतवार नाशी का प्रयोग कर पाएंगे, एक्स्ट्रा में उसका कोई भी आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर यह प्रक्रिया कृषि में विषाक्त पदार्थों के अनावश्यक प्रयोग को भी सीमित करती है। गौरतलब है कि फसलों में अत्यधिक कीटनाशक या खरपतवार नाशक के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ प्रकृति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा आप सभी जानते हैं, एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जब ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है या खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में, तो वो कहाँ जाती है, फसल में छिड़काव होता है। फसल में छिड़काव के साथ क्या होगा, वो उस फसल में उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट रहता है। इसके अलावा वो मृदा को भी प्रदूषित करती है, जिसके कारण एनवायरनमेंट प्रदूषण होता है। फिर बहुत सारे खरपतवार नाशी या कीटनाशक ऐसे हैं जो आसानी से पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ओके, वो पानी के साथ बह जाते हैं। फिर वो पानी के साथ जब बह के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नदी नाले नदियों में जाएंगे। वो तो नदियों में जाने से क्या होता है कि वही पानी का प्रयोग फिर से या तो खेतों में होता है, या फिर वो जो प्रयोग है लोग नहाने में प्रयोग करते हैं, पशु पानी पीने में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानव को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इसमें होने लगती हैं, और प्रकृति पर भी, इसका एनवायरनमेंट पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। ओके, अब श्रमिक चुनौती का भी समाधान इससे निकाला जा सकता है अगर हम कृषि में एआई का प्रयोग करने लगें। कैसे कि कृषि में आय में जो गिरावट के कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों के द्वारा बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि कृषि में जो आय है वो बहुत कम है, इसलिए लोगों में इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती। वस्तुतः कृषि क्षेत्र में कार्यबल की कमी एक बड़ी चुनौती उभर कर आती है। ये कार्यबल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, जाके
औद्योगिक क्षेत्र में। जब औद्योगिक क्षेत्र में कार्यबल शिफ्ट होने लगता है तो कृषि क्षेत्र में कार्यबल की कमी हो जाती है और ये एक बड़ी चुनौती बनने लगती है। अब श्रमिकों की इस कमी को दूर करने के लिए एआई कृषि बॉट्स एक उपयुक्त समाधान पेश करते हैं। ये बॉट्स मानव श्रमिकों के कार्यों में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करते हैं और उन्हें कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं। ये बॉट मानव मजदूरों की तुलना में अधिक मात्रा में और तेज गति से फसलों की कटाई कर सकते हैं। जो ये आप इसको समझ सकते हैं, एआई बॉट्स को आप कह सकते हैं कि जो मशीनरी है आज की जिसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है, वो क्या होगा कि मानव मजदूरों की तुलना में जो मजदूर है, जो कृषि मजदूर है, उसकी तुलना में क्या करेंगे, तेज गति से फसलों की कटाई कर सकते हैं और ज़्यादा फसल की कटाई कर सकते हैं। फिर ये अधिक सटीक रूप से खरपतवार की पहचान कर सकते हैं, उन्हें हटाने में सक्षम होंगे और इनके माध्यम से क्या होगा कि जो कृषि की लागत है उसमें भारी कमी आ सकती है। ओके, इसके अतिरिक्त किसानों के द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़े जो परामर्श है उसके लिए चैटबॉट की भी सहायता ली जा सकती है। ओके, जैसे आप जब इलेक्शन थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चैट बॉक्स व्हाट्सएप पे शुरू किया था, तो उसमें आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई जानकारी है, वो आप उस चैट बॉक्स में ले सकते थे। इसी प्रकार किसानों के लिए भी चैटबॉट की सहायता ली जा सकती है। कृषि विशेषज्ञों से उनसे बात कराई जा सकती है, उनके सवालों के जवाब उन्हें आसानी से मिल सकते हैं। तो उनकी जो देखिए, भारत में जो भी कृषि क्षेत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के कृषि क्षेत्र है। कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर पीएच मिट्टी का ज़्यादा है, कहीं पीएच कम है, कहीं काली मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पर पर्वतीय मिट्टी है। तो अब इस प्रकार की जो विविधता वाले देश में क्या होगा कि जो कृषि की समस्याएं हैं वो भी विशिष्ट समस्याएं होती हैं और उनका कोई एक उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि जब कृषि विशेषज्ञों से बात होगी तो जो विशिष्ट कृषि समस्याएं हैं उन पर सलाह और सिफारिश आसानी से मिल पाएगी। ओके, तो ये सारा जो यूज़ था वो अगर हम एआई का है, अगर उसको हम कृषि के साथ अटैच कर देते हैं तो बहुत सारा हमको फ़ायदा मिलने वाला। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि कृषि क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी आय बढ़ेगी, उनकी लागत घटेगी और कृषि क्षेत्र में जो मशीनीकरण है उसकी प्रक्रिया को तीव्रता मिलेगी, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है ना। और क्या होगा कि जो मृदा की उर्वरता है वो बढ़ेगी, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण का नुकसान बचेगा और पर्यावरण हितैषी जो कृषि है वो बन पाएगी। इस प्रकार के कई सारे जो फायदे हैं वो आपने देख लिए एआई और कृषि में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक किसान कार्यक्रम। तो बायोटेक किसान कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में किसान विज्ञान साझेदारी के रूप में की गई है। क्या? वैज्ञानिक किसान साझेदारी के रूप में। और इसको चलाने वाला कौन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसको कौन चला रहा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। ओके, बायोटेक किसान कार्यक्रम, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है और इसे 2017 में शुरू किया गया था। ये एक विज्ञान किसान साझेदारी योजना है। इससे आप समझ गए होंगे कि किसानों को विज्ञान के साथ साझा करने के लिए बायोटेक किसान कार्यक्रम शुरू किया है। बायोटेक को आप पढ़ेंगे बेसिकली, बायोटेक ये भी साइंस एंड टेक का से संबंधित टॉपिक है। उसमें आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, लेकिन कृषि के पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ इसकी चर्चा कर लेंगे। ये एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, पैन इंडिया कार्यक्रम है, जो किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को विकास करेगा और महिला किसानों को भी सशक्त बनाने का काम करेगा। बायोटेक किसान कार्यक्रम क्या है? पैन इंडिया कार्यक्रम है जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएगा, नवाचार को बढ़ाएगा और महिला किसानों को भी सशक्त बनाने का कार्य करेगा। बायोटेक किसान हब के माध्यम से कृषि और जैव संसाधन से संबंधित रोजगार पैदा करने के लिए, किससे संबंधित? कृषि और
जैव संसाधन से संबंधित रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के और छोटे एवं सीमांत किसानों को जैव प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि कृषि और जैव संसाधन से रिलेटेड जितना रोजगार है उसको बढ़ाने के लिए और कृषि जो हमारे छोटे किसान हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी का लाभ देने के लिए। अब देखिए, जैव प्रौद्योगिकी समझना यानी कि बायोटेक को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। ठीक है, साइंस टेक में इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इससे क्वेश्चन निकल कर सामने आ जाता है और यूपीएससी शायद प्री में इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ एक आध क्वेश्चन पूछ लेती है या करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा आता है। और इस समय इस पर बायोटेक, नैनोटेक, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो साइंस टेक जब आप पढ़िएगा तो इन चीज़ों को डिटेल में पढ़िएगा। इसके साथ ही इसके माध्यम से किसानों को सर्वोत्तम वैश्विक कृषि प्रबंधन की प्रथाओं से भी, यानी कि जो कितनी बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट किया जा सकता है किसानों के द्वारा, इसके माध्यम से इसको भी बताने का काम किया जाता है कि जो किसान है वो कितनी अच्छी तरीके से या बेहतर तरीके से अपने जो कृषि की जो टूल हैं उनका बेहतर प्रबंधन कर सकता है। ओके, अब देखते हैं कि ये हमारा इसका उद्देश्य क्या है। बायोटेक किसान कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसे कृषि नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो बायोटेक किसान कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? कृषि में नवाचार को बढ़ाना। ओके, फिर जिसका उद्देश्य कृषि स्तर पर लागू होने वाली नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाकर विज्ञान प्रयोगशालाओं से किसानों को जोड़ना। मतलब क्या है कि जो खेती बाड़ी है यानी कि जो कृषि का आज स्तर है उसके लिए हम, या उसकी जो समस्याएं हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ी या पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी इससे पहले के लेक्चर्स में, तो उनके लिए हम कितने नवीन समाधानों को खोज सकते हैं, नए नए जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम निकालें और जो नई टेक्नोलॉजी है या नई प्रौद्योगिकी है उसका पता लगाएं। और इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि जब हम जो लैब्स हैं, साइंस की जो लैब हैं उनसे किसानों को जोड़ें, यानी कि किसान अपने आप को विज्ञान प्रयोगशालाओं से जोड़ने का काम करें, तभी तो कृषि में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जब तक साइंस के साथ सामान्य किसान नहीं जुड़ेगा, यानी विज्ञान के साथ सामान्य किसान नहीं जुड़ेगा, तब तक कृषि में नवाचार को बढ़ाना एक टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के प्रति किसानों के मन में एक हमेशा शंका का भाव रहता है। जैसे जब 90s में या 2000 के आसपास जब कंप्यूटर तेजी पकड़ रहा था, तो आप देखिए क्या स्थिति बन रही थी। लोग कहते थे कि जो रोजगार है वो चले जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि जब कोई नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरीके की संभावनाएं रहती हैं। अब इस तरीके की संभावनाओं को एक तरफ करने के लिए किसानों को, यानी जो हमारा किसान है उसको विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा और नए समाधान और नए प्रौद्योगिकी का पता लगाना पड़ेगा। अब आज हम अगर इसकी बात करें कि जो ये आपका बायोटेक किसान कार्यक्रम है इसने क्या प्रगति की है या इसका क्या जो क्षेत्र है वो है, तो सबसे पहले तो समझना ये है कि इसने पूरे जो भारत के टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 110 आकांक्षी जिलों को पूरा कवर कर रखा है और लगभग 146 बायोटेक किसान हब अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी के लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन तैयार हो गया और इसको यूपीपीसीएस ने तो कई बार पूछा है। यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है कि भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, और इसके अलावा वो ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं, कुल कितने। अब ये आपको सर्च करके आंसर देना है, प्रदेश हैं। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं। कई बार इसको प्रिलिमिनरी यूपीपीसीएस के प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है और ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और टोटल 110 आकांक्षी जिला हैं। इन्हें आकांक्षी जिलों को किसने घोषित किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको नीति आयोग ने घोषित किया है।
इसको लेकर रिपोर्ट भी निकलती है, जिसकी चर्चा हम जब इस टॉपिक को नीति आयोग को पढ़ेंगे तब फिर इनकी चर्चा हम करेंगे। और अभी तक हमने टोटल 146 बायोटेक किसान हब स्थापित कर लिए हैं। अब समझते हैं जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी को आप ऐसे समझिए कि ये क्या करता है कि फसल को प्रतिरोधी बनाता है। प्रतिरोधी किसके खिलाफ बनाएगा? जो उसमें जो कीट लग जाते हैं या उसको जो नुकसान होता है, ठीक है ना, उसके खिलाफ ये जो जैव प्रौद्योगिकी है वो फसल को प्रतिरोधी बनाती है, ताकि जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी बहुत कम मात्रा का प्रयोग फसलों में किया जा सके। भाई, फसलों में जो कीटनाशी हैं, पेस्टिसाइड हैं, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि फसलों में जो कीट पतंगे हैं वो ना लगें, फसलों का जो और हार्मफुल जो कीट हैं उनसे उनको बचाया जा सके, इसलिए हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। या जो खरपतवार वनाशी जो निकल आते हैं और वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे बचाने के लिए भी हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए अब यहाँ पर पेस्टिसाइड क्या होते हैं। देखिए, पेस्टिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों को क्षति पहुंचाने वाले कीटों, कवकों, खरपतवार जो होते हैं उनको नष्ट करते हैं या फिर उन पर नियंत्रण रखते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहुंचाने वाले। ओके, जो पौधों को हार्म करें, ऐसे कीटों, कवकों और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। अब इन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग न्यूनतम करें या ना करें, उसको, अब चूंकि ये पेस्टिसाइड कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इससे कृषि की जो मृदा है उसकी उर्वरता घटती है, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ता है और मानव में कई प्रकार के रोग भी पेस्टिसाइड के कारण हो जाते हैं। अब एक बीटी जो कपास है उसके बारे में आपने सुना होगा। बीटी कपास इसी प्रकार का एक उदाहरण है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हमने नए प्रकार के जो बीज थे उनका इस्तेमाल किया। उससे क्या हुआ कि जो जीव, उसके जो कीट लगते थे उसको नुकसान पहुंचाने वाले, वो अब जो कपास की खेती है उनको उनमें वो कीट नहीं लग पाते हैं। क्योंकि जो पौधे हैं उनमें उन कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा हो गई है। कैसे? देखिए, बीटी एक प्रकार का एक ऐसा जीव होता है, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएसिस इसको कहते हैं, जिसमें एक जहर होता है, जो एक विष होता है, ठीक है ना। तो इस बीटी को जब हमने उस पौधे के जो बीज था, कपास के जो पौधा था, उसके साथ जब हमने इसको मिलाया तो क्या हुआ कि बीटी जीव जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर, यानी जब पौधे में वो मिल गया तो कीटों के प्रति उसने क्या किया? प्रतिरोधकता पैदा कर दी। अब जब वो विषाणु था उसने पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं डाला, ठीक है ना, पैदावार को हार्म नहीं किया, बल्कि पॉजिटिव प्रभाव डाला। जब कीट नहीं लगेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, जब कीट नहीं लगे तो कीटनाशकों के जब उपयोग था उसकी आवश्यकता हमें नहीं रह गई। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है। अब जैसे हमने बीटी कपास पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, बीटी मक्का, धान, आलू, हालांकि बहुत सारी फसलों में अभी हमने इसकी अनुमति नहीं दी है जैव प्रौद्योगिकी वाले बीजों के इस्तेमाल करने की, लेकिन फिर भी बीटी कपास इसका एक एग्जाम्पल है। बाकी जब आप साइंस टेक पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में आप चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। अब जो ये जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो बीज होते हैं इसके क्या लाभ होते हैं, जैसे बीटी कपास है, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो नाम है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस। ये क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस में। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो बीटी कपास के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें इसका यूज़ करने से, जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ करने से क्या लाभ मिलता है। एक तो सबसे पहले अजैव प्रतिबल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फसल को ज़्यादा प्रभावित करती हैं या निगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे ठंडा, सूखा, लवणता मिट्टी की या ताप, ये जो टेम्परेचर है, इसके प्रति जो फसलें होती हैं उनको प्रतिरोधकता प्रदान करता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। फिर रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता, जो रासायनिक पीड़कनाशी थे जैसे खरपतवारनाशी, कीटनाशी, इनका प्रयोग बंद हो जाता है। क्योंकि पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल
तैयार हो जाती, जैसे कि बीटी कपास। अब बीटी कपास में पीड़कनाशी का यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। कटाई के पश्चात जो नुकसान होता था उसको कम करने में सहायता मिलती है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। फिर पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। यह शीघ्र ही मृदा उर्वरता के समापन को रोकता है। अब देखिए, पेस्टिसाइड के प्रयोग से क्या होता था कि मृदा की उर्वरता भी घट जाती थी, और मृदा की उर्वरता घटने से क्या होता था कि जो पौधे खनिज या लवण अपने में कंज्यूम कर रहे हैं वो उनकी क्षमता घट जाती थी। अब इससे क्या होगा, जब मृदा की जो उर्वरता है वो उसको जो घटने से ये रोकेगा तो पौधों में भी खनिज उपयोग की क्षमता बढ़ेगी। फिर खाद्य पदार्थों में पोषण स्तर में वृद्धि होगी। हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें पोषण स्तर को बढ़ा सकते हैं। जैसे गोल्डन राइस में क्या है, विटामिन ए। ये कई बार प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस में पूछा गया, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए लिखते समय आप, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब कि जो जैव प्रौद्योगिकी है उससे कृषि में अनेक लाभ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसी के लिए हमने बायोटेक किसान कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिससे जो किसान हैं उनको विज्ञान प्रयोगशालाओं से जोड़ा जा सके और वो कृषि में जो तकनीकी है उसके इस्तेमाल को लेकर उनकी जो चीज़ें हैं, जिज्ञासा है या उनके जो काम करने के तरीके हैं उनको बढ़ाया जा सके। ओके, अब पढ़ते हैं कृषि खरीफ रणनीति 2021। कृषि की जो खरीफ रणनीति है 2021 वो क्या है। एक तो जो खरीफ रणनीति 2021 है, सबसे पहले यही समझते हैं कि इसको कौन लागू करता है या कौन इसको संचालित करता है। इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। जो खरीफ या किसी भी जो कृषि से संबंधित जो रणनीति बनती है उसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही लागू करता है। इसके बाद इसको लागू करने का कारण क्या है। इसको लागू करने का कारण है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए खरीफ रणनीति 2021 को तैयार किया गया है। मतलब जो हमने खरीफ रणनीति 2021 तैयार की है, ये क्यों तैयार की है, क्योंकि हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। इस रणनीति के तहत खरीफ का जो सत्र 2021 है उसके लिए किसानों को मिनी किट के रूप में बीजों की अधिक उपज वाली किस्म मुफ्त वितरण की योजना बनाई गई है। इसका मतलब क्या है कि खरीफ के सत्र 2021 में किसानों को एक किट दी जाएगी जिसमें उनको कुछ बीज दिए जाएंगे, और वो बीज कैसे होंगे, जो अधिक उत्पादन करने की वाली किस्में होंगी, यानी कि जो अधिक उपज देने वाली किस्में होंगी उनको इस किट में किसानों को मुफ्त वितरण किया जाएगा। यहाँ समझ गए, खरीफ रणनीति कृषि एवं किसान मंत्रालय ने शुरू की और ये खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए है। अब ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुफ्त में हमें अधिक उपज वाली किस्मों को वितरण करना पड़ेगा, एक मिनी किट के रूप में किसानों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेल बीज और पाम ऑयल के तहत सोयाबीन और मूंगफली के लिए क्षेत्र और उत्पादकता वृद्धि दोनों के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके अलावा तेल से ही रिलेटेड, खाद्य तेलों से ही रिलेटेड खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सोयाबीन और मूंगफली के लिए हमें उत्पादकता तो बढ़ानी ही बढ़ानी है और इसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो, इसके लिए भी रणनीति खरीफ रणनीति 2021 में इसकी बात की गई है। अब इस रणनीति के माध्यम से तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। कितना लाया जाएगा, 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा, और साथ ही 120.26 लाख क्विंटल तिलहन और 24.36 लाख टन खाद्य तेल का उत्पादन का अनुमान है। तो इस रणनीति के तहत हमें कितने तिलहन का उत्पादन करना है, 120 लाख कुंटल तिलहन का लगभग उत्पादन करना है और लगभग 24.36 लाख टन खाद्य तेल का उत्पादन करना। आप देख रहे हैं कि इस समय जो खाद्य तेल हैं उनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर खाद्य तेलों से संबंधित खरीफ रणनीति 2021 हमारी सफल होती है तो आप भविष्य में देखेंगे कि हमें खाद्य तेलों की आपूर्ति करने में आसानी होगी और खाद्य तेलों से रिलेटेड जो दाम हैं उन पर भी कंट्रोल लगेगा। ओके, अब खाद्य तेलों की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता है पीली क्रांति किससे रिलेटेड है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो
तिलहन से है, यानी जो तिलहन जो तेल से संबंधित जो फसलें होती हैं उनसे है। और ये कब शुरू की गई थी? 1990 के दशक में। तो प्रीलिम के लिए ये फैक्ट आप रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। पीली क्रांति, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है ना? कृष्ण क्रांति यानी कि काली क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ना? फिर जो भूरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो नारंग, तो ये सब, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। इसको वन लाइनर में आप याद कर लीजिए। पीली क्रांति 1990 के दशक में तिलहन से संबंधित है। और इसका एक डाटा देख लीजिए, चीन के बाद भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। चीन के बाद मूंगफली उत्पादन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीन तथा कनाडा के बाद यानी कि तीसरे नंबर पर भारत रेपसीड के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चूंकि हम इसमें मूंगफली और रेपसीड की ही बात कर रहे हैं, सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो इन दो आंकड़ों को आपने यहाँ बहुत अच्छे से देख लिया। अब अगर भारत की बात करो तो भारत में प्रमुख जो तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, आसाम नहीं है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, पंजाब भी नहीं है। तो जब आपको ऑप्शन मिले तो आप समझ सकते हैं कि जो तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे कर्नाटका, फिर इस तरफ तमिलनाडु, बगल में ऊपर आंध्र प्रदेश और उसके साथ में इधर एमपी। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो तिलहन उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन NMOOP यानी तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल को वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। तिलहन और पाम ऑयल का जो राष्ट्रीय मिशन है उसे कब शुरू किया गया था? 2014-15 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये वर्ष 2017-18 तक जारी रहा और 2018-19 में इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में शामिल कर दिया गया। NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में इसे शामिल कर दिया गया। तो ये सारे डाटा हैं, इनको आप अच्छे से रट लीजिए। अब ये तो हो गया आपका खरीफ रणनीति 2021। अब हम बात करेंगे पीडीएस सिस्टम की कि पीडीएस क्या होता है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस प्रणाली से आप मोटा माटी सभी लोग परिचित होंगे। सभी लोग फ्री का राशन, सभी लोग नहीं तो कुछ लोग जिनको ज़रूरत है, या जैसे सरकार इस समय लगभग सभी लोगों को फ्री का राशन दे रही है, तो उसके लिए भी पीडीएस जो प्रणाली है उसी का प्रयोग किया जा रहा है। और पीडीएस प्रणाली का प्रयोग राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। अब इस पीडीएस सिस्टम का जो ये पीडीएस प्रणाली है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। अब इस पीडीएस के माध्यम से अगर आपको कुछ सस्ता गेहूं या चावल मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उपभोक्ता के जो हित हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है। इसका और इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा? इन उपभोक्ताओं का संरक्षण जब हमारे पास बफर स्टॉक होगा। क्या होगा? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब एक ऐसा स्टॉक जहां कृषि उत्पादों का भंडारण किया जा सकता है, और भारत सरकार प्रतिवर्ष ये बफर स्टॉक अपना कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ पर कृषि उपजों को रखा जाता है। बफर स्टॉक का जो ये भंडारण है ये कौन करता है? भारत सरकार की तरफ से FCI करती है। इसको ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब पीडीएस को और अच्छे से समझना है तो अगली लाइन देखिए, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। अब उपभोक्ताओं का संरक्षण कैसे होगा? जब हम उन्हें सही कीमत पर
एक उचित कीमत पर उनको खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करा सकें, या खाद्यान्न के अलावा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम उपलब्ध करा पाएं। अब कौन कौन सी खाद्यान्न वस्तुएं या अन्य आवश्यक वस्तुओं में आती हैं? उपभोक्ताओं को जो जैसे खाद्यान्न वस्तुओं में गेहूं है, चावल है, मोटा अनाज है, ये हम पीडीएस की जो दुकानें हैं, जो सरकारी मूल्य की दुकानें हैं, उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहाँ से उपलब्ध कराते हैं। अब इसके अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं में क्या क्या आ जाएंगी? अन्य आवश्यक वस्तुओं में जैसे आप देखते थे पीडीएस के तहत पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अब नहीं मिलता है। पहले चीनी मिलती थी, शायद अब मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कोई अन्य वस्तु जो उपभोक्ता के लिए आवश्यक है, आज अगर जैसे कोविड के समय में अगर कोई ऐसी वस्तु जो उपभोक्ताओं के लिए या कंज्यूमर के लिए या लोगों के लिए आवश्यक हैं, उनके लिए हम पीडीएस सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब समझते हैं कि पीडीएस सिस्टम में जो शुरुआत हुई वो कब से हुई। तो पीडीएस प्रणाली का जो पहला चेंज किया गया वो किया गया 1992 से। कब से किया गया? 1992 से पीडीएस प्रणाली में पहला चेंज हुआ और इसे कहा गया नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहाँ से क्या शुरू की गई? नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू कर दिया चेंज करके। क्या चेंज किया गया इसमें कि दुर्गम क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 50 रुपये कुंटल अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो हिल्स एरिया हैं या जो ऐसे एरिया हैं जो कि प्लेन नहीं हैं, तो वो जो प्लेन एरिया नहीं है वहाँ पर लोगों को 50 रुपये कुंटल किसी भी फसल में या उत्पादन में उनको अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके बाद 1992 के बाद जो दूसरा चेंज हुआ वो 1997 में हुआ, जिसे टीपीडीएस कहा गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम कहा गया। अब इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है जो आज तक हमारे पास चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है कि उपभोक्ताओं को आय के आधार पर यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया। आय के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कैसे? अच्छा, इधर दुर्गम क्षेत्रों की परिभाषा ये लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। सूखा संभावित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र और मलिन बस्तियां, ये सारे जो हैं वो दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं और यहाँ पर 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। तो 1997 में जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम लागू किया गया उसमें आय के आधार पर उपभोक्ताओं को दो भागों में बांटा गया। किन किन भागों में बांटा गया? एपीएल और बीपीएल। ओके, किन किन भागों में बांटा गया? एपीएल और बीपीएल। और इसके आधार पर पीडीएस सिस्टम को चलाया गया। अब एपीएल कौन लोग थे उस समय? एपीएल उन लोगों को समझा गया जो लोग 15,000 रुपये पर एनम की इनकम कर लेते हैं या इससे अधिक की इनकम कर लेते हैं, उन्हें एपीएल की श्रेणी में रखा गया। यानी कि एपीएल का मतलब क्या हो गया? एबव पॉवर्टी लाइन। ओके, लेकिन जो व्यक्ति 15,000 से पर एनम से कम की इनकम रखता है, ये पर एनम लिख लीजिएगा यहाँ पर एनम से कम की इनकम रखता है, उसे कहा गया बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, तो मतलब आप अगर 14,000 रुपये पर ईयर इनकम कर रहे हैं तो आप होंगे बीपीएल। ओके, अब अमर्त्य सेन ने जो एक कंसेप्ट दिया, इन्होंने कहा डिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी लाइन। मतलब अमर्त्य सेन का कहना था कि जो पॉवर्टी लाइन में जितना नीचे है उसे उतना ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा गरीब है उसे जो सरकारी सब्सिडी है या सरकारी जो लाभ है या किसी भी प्रकार की जो उसको लाभ दिया जा रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए जो पॉवर्टी लाइन में सबसे नीचे पर सिचुएटेड है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर भारत सरकार ने एक और श्रेणी बनाई 2000 में, AAY, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना। इसे कब शुरू किया गया? 2000 में। इसको ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्लाइड आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया कि 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं देने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई और इनका रेशियो रखा गया कि जो व्यक्ति 4,000 रुपये पर ईयर या उससे कम कमाता है वो अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी में शामिल होगा, यानी कि वो एक्सट्रीम गरीब माना जाएगा। तो सन 2000 से हम 3 श्रेणियों पे काम कर रहे हैं, बीपीएल, एपीएल और AAY।
वाई। ओके, अब जब ये 3 श्रेणियां हैं तो जाहिर सी बात है इनके 3 सरकार के द्वारा इशू प्राइस भी होते हैं, क्योंकि सरकार जो पीडीएस सिस्टम में अपनी सामग्री भेजती है तो उनके लिए फिर अलग अलग होगा ना। जैसे मान लीजिए बीपीएल के लिए जो चावल है वो 5 रुपये किलो हो तो एपीएल के 3 रुपये किलो होगा, और सॉरी एपीएल के लिए वो 8 रुपये किलो हो सकता है या 10 रुपये किलो हो सकता है। बीपीएल के लिए वो 5 रुपये किलो हो सकता है, और एएवाई के लिए वो 3 रुपये किलो चावल की व्यवस्था की जा सकती है। तो अब ये क्या होगा, 3 इशू प्राइस हो गए, और इससे हमारे यहाँ 3 अलग अलग वर्ग बनकर तैयार हो गए, बीपीएल, एपीएल और एएवाई, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसे 2000 में शुरू किया गया। ठीक, ये कंसेप्ट किसने दिया कि जो जितना पॉवर्टी लाइन में नीचे उसे उतना लाभ मिलना चाहिए, अमृत सेन ने। अब बात करेंगे हम डीबीटी की, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसे आप कैसे समझेंगे? अभी तक क्या होता था कि हम जो सब्सिडी देते थे, सब्सिडी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि सब्सिडी क्या होती है, उसका क्या उपयोग है। तो अभी तक जो हम सब्सिडी देते थे उस सब्सिडी का क्या उपयोग होता था? वो सब्सिडी हमारी कैश ट्रांसफर नहीं होती थी, वो हम उत्पाद पर देते थे या फिर जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसको ना देकर संबंधित कंपनी या पीएसयू को देते थे, ताकि जो उत्पाद का रेट है वो या जो किसी भी प्रकार की योजना का जो लाभ है वो जो गरीब किसान है या जो बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति है या जो एपीएल श्रेणी का व्यक्ति है या जो एएवाई श्रेणी का व्यक्ति है उसे लाभ मिल सके। जैसे गेहूं की हमने खरीद की, मान लीजिए जो एमएसपी रखा गया उसके आधार पर 15 रुपये किलो क्विंटल, या सॉरी 1500 रुपये क्विंटल, 15 रुपये किलो हमने गेहूं का रेट रखा। लेकिन जब आप बीपीएल के थ्रू या एएवाई के थ्रू गेहूं लेने जाते हैं तो वो आपको कितने रुपए में मिलता है? 2 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। अब जब ये 2 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है तो बीच में ये 13 रुपये का मार्जिन आ रहा है। तो ये 13 रुपये का मार्जिन कहाँ से पूरा किया जा रहा है? ये 13 रुपये का मार्जिन या सब्सिडी सरकार दे रही है। सरकार लेकिन डायरेक्ट खाते में आपको नहीं दे रही है, सरकार सीधे उपभोक्ता को ये सब्सिडी नहीं दे रही है, बल्कि एफसीआई को दे रही है या संबंधित जो संस्था है उसको ये लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे उर्वरक की बात करें तो उर्वरक की जो लागत होती है, मान लीजिए एक बोरी जब आप डीएपी खरीदते हैं वो मान लीजिए 1000 रुपये की है, लेकिन वो जब फर्टिलाइजर कंपनी में तैयार होती है तो उसकी लागत 1400 रुपये होती है, और आपके पास आते आते ये लागत 1600 रुपये हो जानी चाहिए, लेकिन आपको ये 1000 रुपये में डीएपी मिल जाती है। तो ये बीच के जो 600 रुपये का मार्जिन है इसको कौन फिल करता है? इसको भारत सरकार फिल करती है सब्सिडी के थ्रू। ये सब्सिडी भारत सरकार उर्वरक कंपनी को, यानी कि जैसे नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी है, उसको देगी। इस वजह से जो इसके दाम हैं वो किसानों को उचित मूल्यों पर मिल पाएगी और किसानों की जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगी। या और अन्य प्रकार की जो सब्सिडी, अभी तक क्या होता था, सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था। इसके और भी कुछ कारण थे क्यों नहीं हो पाता था। क्योंकि अभी तक जो अब समस्या थी इसको ना हो पाने के कारण, क्योंकि एक टारगेटेड लोग हम कैसे चूज करें और कि इन लोगों को इस प्रकार की बेनिफिट की आवश्यकता है, ये चूज़ करना बहुत टफ हो जाता था। क्योंकि लोगों की पहचान नहीं हो पाती थी। कई बार क्या होता था, इस सब्सिडी का या जो पुरानी तरीके से जो लाभ लोगों को, नीचे लोगों को दिए जाते थे वो उन तक नहीं पहुंच पाते थे। जैसे राजीव गांधी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि 1 रुपया दिया जाता है, कुछ पैसे पहुंचता है। तो ये सब कहाँ चला जाता था? ये सारा का सारा बीच में जो है उसकी लीकेज हो जाता था। तो ये लीकेज की समस्या को रोकने के लिए हम डीबीटी लाए हैं, यानी कि जो लाभ है जो किसान को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके और उसमें जो लीकेज थे उसको रोकने के लिए कंसेप्ट आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए है जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुंचने से पहले बिचौलिए तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी योजना आई, मान लीजिए विधवा पेंशन योजना लागू की गई,
या वृद्धा पेंशन योजना लागू की गई? मान लीजिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। वृद्धा पेंशन योजना लागू की गई। इसमें कहा गया कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा वृद्धा पेंशन योजना के तहत। अब चूंकि वृद्धा पेंशन योजना में शामिल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नगरों में जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पंचायतें होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें जो ग्राम पंचायतें होती हैं या जो प्रधान होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो उनके क्षेत्र के या उनके ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें जो भी पात्र लोग हैं वृद्धा पेंशन योजना के, उनको उसमें जोड़ें। लेकिन कई बार क्या होता था कि अपात्र लोगों को भी भ्रष्टाचार के रूप में कुछ पैसा देकर, प्रधान से कुछ अपना सेटिंग कर लिया तो क्या हुआ, कुछ पैसा देकर उनको भी जोड़ दिया जाता था। अब चूंकि ये सरकारी सिस्टम में आप फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, फिर अगर जब तक उनकी कोई शिकायत नहीं होती थी तो फिर उनकी जांच नहीं होती थी, तो ये सारी प्रोसेस में एक लंबा समय लग जाता था और बहुत सारे ऐसे पैसे की बर्बादी होती थी जिसका कि कोई यूज नहीं हो पाता था। तो अब इस प्रकार का, अब जब क्या हुआ कि जब हमने आधार लिंकेज से आधार को हमने सफल बना लिया, और सबसे बड़ी बात कि जब हमने जनधन खाता को भी एक सफलता के रूप में इसमें देखा। अब जब ये दो चीज़ें हमने पूरी सफलता के रूप में, या इससे हमने लोगों को जोड़ दिया, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ दिया, या जो लाभार्थी हैं जिनको भारत सरकार की जो योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, तो अब इससे क्या हुआ कि जो वृद्धा पेंशन योजना जो पहले जो समाज कल्याण विभाग था उसके अधिकारियों के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से लोगों को मिलती थी, अब वो सीधे जो पात्र व्यक्ति हैं उनके खाते में वो रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जब सीधे खाते में रकम ट्रांसफ़र होती है तो बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनका हिस्सा खत्म हो जाता है और वो भ्रष्टाचार करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो इससे जो बीच का लीकेज था, जैसे ये एक पात्र है, इसमें कुछ पानी डाला गया, अब ये भरा हुआ है, तो इसमें क्या था, यहाँ बहुत सारे लीकेज थे, ये सब ऐसे बह जाता था, नीचे जो आता था तो वो बस बहुत थोड़ा सा आता था, यहाँ से तो बहुत सारा डाला जाता था, लेकिन इतने लीकेज थे कि वो लीक कर जाता था। तो ये लीकेज अब क्या हुआ, रुक गया। ओके, तो डीबीटी के माध्यम से ये लीकेज रुक गया। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं। भाई क्या काम है, सीधे डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है। जब डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है तो बिचौलिए का कोई काम ही नहीं, आपको कोई समझा ही नहीं सकता है भाई ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। आप अगर खाते में ऐड नहीं है तो आप कोई नहीं, आप बैंक जाइए, अपना खाता खुलवाइए, आप संबंधित योजना के अगर पात्र व्यक्ति हैं तो आप संबंधित विभाग से अपना काम करवाइए या अपनी जो जरूरी कागजात हैं वो सबमिट करिए और उस योजना का लाभ उठाइए। तो इसका मतलब क्या है कि सीधे सरकार और लाभार्थी के बीच में एक पुल का काम करता है ये डीबीटी। और डीबीटी को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, आधार का और जनधन का, आप कह सकते हो जैम का। ये प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जैम। जैम का मतलब जनधन, आधार, मोबाइल। जैम प्रधानमंत्री इस पर बहुत टारगेट करते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल पर। इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कर देती है, जिससे लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाता है, उनके आधार कार्ड के जरिए किया जाता है। देखिए, और आपको ये बताना है कि आधार कार्ड जब पेश किया गया था तो उसे किस तरीके के बिल के रूप में पेश किया गया था, कौन सा बिल था आधार कार्ड का, अवेयर हैं आप लोग? मैं समझता हूं कि ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको समझिए। इसको इसीलिए अरुण जेटली ने मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया था। किसके रूप में किया था, मनी बिल के रूप में। क्यों, क्योंकि आधार को नॉर्मल तरीके से विधेयक बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको मनी बिल के रूप में पेश किया गया था। मनी बिल का मतलब क्या था कि जो भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इसी आधार कार्ड के आधार पर संबंधित लाभार्थी का या पात्र लाभार्थी का भुगतान
किया जाएगा। अब इस आधार कार्ड, इस लाभार्थी के आधार कार्ड को संबंधित योजना से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसी के साथ उसके बैंक अकाउंट को भी कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने के बाद जो भी लाभ है वो एक टाइम टू टाइम अपने निर्धारित समय पर जो लाभार्थी है उसको मिलने लगता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्सिडी। सब्सिडी एक बड़ा टॉपिक है, इसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि लगभग आपका ये जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है और इसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। बीच में अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो सब्सिडी की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज जो हमने टॉपिक में चर्चा की है वो एआई और कृषि की है, एआई और कृषि की है। इसके अलावा हमने बायोटेक किसान कार्यक्रम की चर्चा की, खरीफ रणनीति 2021 की चर्चा की, पीडीएस सिस्टम की चर्चा की। पीडीएस और डीबीटी इन दोनों स्कीम को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये समझने में आपको मदद करेगी कि जो हमारा जो सिस्टम है, सरकारी योजनाओं का सिस्टम, वो कैसे चलाया जाता है। ओके, तो इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी कि पीडीएस जो सिस्टम है वो कब शुरू किया गया, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा था पीछे कि पीडीएस में 2 बार चेंजेस हुए। ओके, एक तो 1992 में और एक 1997 में। देखिए, एक ये और दूसरा ये। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है ये शुरू कब हुआ, तो इसको आप जान लीजिए कि ये पीडीएस सिस्टम 1947 से ही प्रारंभ कर दिया गया था, ताकि जो लोगों को सब्सिडाइज जो शुरुआती चीज़ें हैं या गरीबों को जो सब्सिडाइज दर पर जो हम देना चाहते हैं खाद्यान्न या अन्य आवश्यक वस्तुएं, वे उन्हें उपलब्ध कराई जा सकें। अच्छा, ये किसके अंतर्गत काम करता है पीडीएस सिस्टम, ये समझने की ज़रूरत है। ये भारत सरकार का जो उपभोक्ता मामला है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको बाद में बताया था, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि ये केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग होता है, हर राज्य में इसके लिए अलग तरीके हैं। कई लोगों ने पीडीएस को अच्छा बनाया, जैसे छत्तीसगढ़ इसका एक मॉडल एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ इसका एक मॉडल एग्जाम्पल है, जहाँ पर पीडीएस को सही बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, जीपीएस का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो ठीक है, आज के ये हमारे टॉपिक थे। अब आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पूरा मिर्ज़ापुर जो अभ्युदय केंद्र है वो आपकी तैयारी के साथ है। आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आपके पास फैकल्टी है, आप उनसे बराबर कांटेक्ट करिए। जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप डिजिटल रूप से यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनसे अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लासेस हैं वो आप मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासों में अटेंड हों, ताकि अगर आप कोई भी क्लास मिस करेंगे तो ये बेसिक है आपका, ये बेस है। एक बार जो अब क्लास आपकी ये चल रही है ना, अगर एक बार निकल गई तो सिर्फ दोबारा में रिवीजन में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बहुत शॉर्ट में रिवीजन कराया जाता है। तो इसलिए आपको क्लास को प्रॉपर रूप से अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इन क्लासों में जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसके आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को अभी देखने के बाद जब दोबारा आप अपने नोट्स तैयार करें तो उसके लिए आप हैंड रिटन नोट्स अपने कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो को जहां पर पीपीटी को आपको लिखना है उसको आप पॉज करिए और उस वीडियो को लिखना शुरू कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि आप बार बार जब वीडियो को देखते हैं तो उतना ही समय लगता है, आपको लगता है फिर से मैं इतना समय 1-1.5 घंटे का समय क्यों बर्बाद करूँ। कोई बात नहीं, यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है वीडियो देखते समय जो वो आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो आप जब रिविज़न करें तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें ताकि जो वो टाइम ड्यूरेशन है वो घट जाए। ओके,
थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है या इकोनॉमी के पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और ये इम्प्रूवमेंट किया जाए या हमको ये चीज़ें और दी जाएं, तो वो आपको इसमें ऐड करके मिलने लगेंगी। आप ज़रूर इस पर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।